हेलो वेलकम टू स्टारगेजर अकेडमी। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एस्मा। एंड एस्मा इज़ द फॉर्म ऑफ एलर्जी ओके इन विच इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स अकर। इन्फ्लेमेशन को हम पहले भी बहुत डिटेल से कवर कर चुके हैं, आज भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का जो नया टर्म है वो है एलर्जी। तो एलर्जी हमारे बॉडी का एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो किसी हार्मलेस सब्सटेंस के अगेंस्ट रिस्पांस शो करता है। ये हार्मलेस सब्सटेंसेस जो होते हैं ये हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं, और ये जब हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो धोखा खा जाता है। वो ये समझ लेता है क्योंकि बैक्टीरिया या वायरस जो है वो एंटर हुआ है बॉडी के अंदर और वो रिस्पांस शो करता है, हालांकि ये एक कोई हार्मलेस सब्सटेंस होता है, जैसे कि फोलन हो गया, डस्ट पार्टिकल्स हो गए, या परफ्यूम के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अगेंस्ट ये रिस्पांस शो करता है हमारा इम्यून सिस्टम। इसे हम कहते हैं एलर्जी। इन्फ्लेमेशन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इन्फ्लेमेशन क्या होती है। इन्फ्लेमेशन में असल में क्या होता है, इधर जो इन्फ्लेमेशन होती है वो हमारे एयरवेज के अंदर होती है। एयरवेज मीन के जो हमारे ब्रोंकाई होते हैं या ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनके अंदर ये इन्फ्लेमेशन होती है। तो ये जो एयरवेज होते हैं ये नैरो हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं, तो ठीक है, इनका जो इनर स्पेस होता है वो तंग हो जाता है और मोर म्यूकस प्रोडक्शन इसमें होता है। फिर इसे हम आगे जाके स्ट्रक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, अब हम अगर एस्मा की बात करें तो एस्मा में असल में होता क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है। तो इस देखिए इधर, इन एस्मा द एयरवेज बिकम सेंसिटिव टू काजिंग एजेंट्स। ये काजिंग एजेंट्स मीन जो एलर्जेंस होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, जो परफ्यूम्स होते हैं वगैरह, ये जो हमारे एयरवेज होते हैं ये इनके लिए सेंसिटिव बन जाते हैं। ओके, व्हेन एक्सपोज टू सच फैक्टर्स, और जब ऐसे कोई फैक्टर्स या ऐसे एलर्जी जब हमारे एयरवेज तक पहुंच जाते हैं तो क्या होता है, इट कंस्ट्रिक्ट। जो हमारे एयरवेज होते हैं ये कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ये नैरो हो जाते हैं, एंड पेशेंट फील्स डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग क्यों होती है वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो एलर्जी में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, ये अभी हम इधर डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मली हमारे एयरवेज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है ओके, लेकिन जब हमें एस्मा हो जाते हैं तो फिर ये जो हमारे एयरवेज होते हैं, एयरवेज में जो हमारे ब्रोंकाई होते हैं या ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो कुछ इस तरह फिर दिखने लगते हैं। देखिए इधर, सबसे पहले हम एलर्जेंस की बात करते हैं। एलर्जेन एंटर हो गए हमारे बॉडी के अंदर, वो लंग्स में चले गए, और लंग्स में कहाँ चले गए, फिर हमारे ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स के साथ वो अटैच हो गए। तो देखिए हमने इधर कहा कि एस्मा द एयरवेज बिकम सेंसिटिव टू काजिंग एजेंट्स व्हेन एक्सपोज टू सच फैक्टर्स इट कंस्ट्रिक्ट। तो ये कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। अभी आपको दो वॉल्स नज़र आ रहे हैं हमारे एयरवेज के, एक रेड कलर में, एक ब्लैक कलर में। जो रेड कलर में है इसका आउटर वॉल है जो मसल से बना होता है ओके, और ये जो इनर वॉल है इसे हम एयरवे वॉल कहते हैं। तो एलर्जी की वजह से इन एयरवेज में क्या होता है, नॉर्मली अगर आप एयरवेज की आउटर वॉल को देखें तो ये बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रहा है, लेकिन जब आफ्टर एलर्जी क्या होता है, ये जो हमारा आउटर वॉल होता है हमारे ब्रोंक्यूल्स का, ये कंस्ट्रिक्ट हो गया। देखिए इधर इसके शेप में चेंज आ गया, ये कंस्ट्रिक्ट हो गया ओके। और इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट में क्या हो गया था, ये जो एयरवेज थे वो नैरो हो गए थे और मोर म्यूकस प्रोडक्शन हो गया था। इसमें इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, ये जो इनर वॉल था ना, इधर देखिए बिल्कुल थिन है लेकिन ये थिक हो चुका है इधर। तो इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट में जो इनर वॉल है ये थिक हो गया ओके, एंड म्यूकस प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। इधर कोई म्यूकस सीक्रेट नहीं हो रहा, कोई फ्लूइड जो है वो इधर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन आफ्टर इन्फ्लेमेशन यहाँ पर म्यूकस प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो ये था एस्मा का डिफिनीशन और इसका मैकेनिज्म। इसमें हमने कहा कि इट इज़ द फॉर्म ऑफ एलर्जी। एलर्जी में क्या होता है, एलर्जी में जो आउटर वॉल होता है, जो मस्कुलर वॉल होता है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, और इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट में क्या होता है, ये जो इनर वॉल है ये इनलार्ज हो जाता है, इसमें ये इन्फ्लेम हो जाता है, और उसकी वजह से ये जो इनर एरिया है, एयर फ्लो के लिए जो एरिया है वो तंग हो जाती है और इधर म्यूकस प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। अगर हम एस्मा की काजेज़ की बात करें तो सबसे पहले इसमें आता है डस्ट, जो गर्द गुबार होता है हमारे सराउंडिंग में, हमारे इन्वायरमेंट में, उसकी वजह से भी किसी बंदे को एस्मा हो सकती है। स्मोक की वजह से, कोल्ड एयर की वजह से भी हमें एस्मा हो सकती है। दिसंबर और जनवरी में अगर आप देखें तो जो हमारी सराउंडिंग में जो हवा होती है बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। जब हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने कहा था कि जो हमारे नोस्ट्रिल में जो एयर होते हैं और जो म्यूकस होता है, इन नोस्ट्रिल का काम ये होता है कि ये हवा को वार्म करती है ताकि हमारे लंग्स इफेक्ट ना हो। लेकिन फिर भी जब
बहुत ज़्यादा ठंडी हवा तो उसकी वजह से हमारे जो लंग्स है वो इफेक्ट हो सकते हैं, तो उसकी वजह से भी हमें जो है अस्थमा हो सकती है। परफ्यूम जो कुछ लाइट परफ्यूम्स होते हैं, कुछ परफ्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, तो उनकी वजह से भी हमें अस्थमा हो सकती है, और पोलन्स की वजह से भी हमें अस्थमा हो सकती है। इसके बाद अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो जिस तरह काजेज़ एक बंदे के लिए वेरी करते हैं, इस तरह सिम्टम्स भी है, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये भी एक बंदे के लिए एक किस्म के सिम्टम्स होंगे, दूसरे बंदे में दूसरे किस्म के सिम्टम्स पाए जाएंगे, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली होते उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को तो आप याद रखें कि जितने भी रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर होंगे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ सब में होगा। ओके, उसके बाद वीजिंग, जब हम एयर को एक्सहेल करेंगे, हमने ब्रीथिंग में कहा था कि एयर के 2 पेज होते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। तो एक्सहेलेशन वाले पेज में जब हम हवा को बाहर निकालेंगे तो उसमें आवाज़ ये आएगी, कफ खांसी होगी, इसके साथ चेस्ट पेन, हमारे सीने में दर्द होगा, और डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ये जो चेस्ट पेन है ये मोस्टली नाइट के टाइम पे होता है, तो जब हमें चेस्ट पेन होगा तो उसकी वजह से हमें सोने में भी मसला होगा। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके लिए कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, अगर इसके लिए कोई ख़ास किस्म के मेडिसिन नहीं है जो आप यूज़ करके ठीक हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हम कुछ मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से इसमें कमी हो सकती है। ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं इनहेलर्स। इन इनहेलर्स में केमिकल्स होते हैं जो ब्रोंकोडाइलेटर होते हैं। ब्रोंकोडाइलेटर का काम क्या होता है, अगर आप इधर देखें, इधर स्पेस बहुत ज़्यादा है, ये इनर स्पेस जो है ये बहुत ज़्यादा है, तो इसमें हवा आसानी से पास होती है। लेकिन जब इसमें इन्फ्लेमेशन होती है और ये आउटर वॉल जब कंस्ट्रक्ट हो जाता है तो जो इनर ईरा है ये कम हो जाती है, उसकी वजह से हमें जो है फिर डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग होती है। लेकिन जब हम इनहेलर्स में केमिकल्स यूज़ करेंगे, ब्रोंकोडाइलेटर्स को यूज़ करेंगे, तो उसकी वजह से ये जो हमारे ब्रोंकी या ब्रोंक्यूल्स है डायलेट हो जाएंगे और हमें सांस लेने में फिर इतना मसला नहीं होगा। एंटी एलर्जीज भी हम यूज़ कर सकते हैं। एंटी एलर्जीज चूँकि ये जो अस्थमा है ये एलर्जी का एक कंडीशन है, तो उसकी वजह से हम इसलिए हम जो है एंटी एलर्जीज यूज़ कर सकते हैं, और स्टीम बाम भी हम ले सकते हैं, वो भी हमें हेल्प दे सकता है। नाउ लेट्स समराइज द टॉपिक। आज हमने पढ़ा अस्थमा के बारे में। अस्थमा जो है एक एलर्जी का एक कंडीशन होता है जिसमें इन्फ्लेमेशन होती है हमारी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर। इसकी काज में हमने पढ़ा कि ये डस्ट पार्टिकल्स की वजह से या स्मोक की वजह से या परफ्यूम पार्टिकल्स की वजह से हमें अस्थमा होती है। जब ये डस्ट पार्टिकल्स या जो एलर्जन होते हैं, जब ये हमारे ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स तक पहुंच जाते हैं तो उनके जो वॉल्स है वो कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं। इन्फ्लेमेशन की वजह से इनर वॉल जो है वो एनलार्ज हो जाता है और म्यूकस प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। इसके सिम्टम में हमने पढ़ा कि इसमें आता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफ, चेस्ट पेन वगैरह। और ट्रीटमेंट में हमने पढ़ा कि हम इनहेलर्स भी यूज़ कर सकते हैं और एंटी एलर्जन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक अस्थमा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।